सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम शुरू करने वाले हैं हमारा अध्याय नंबर 7, जिसका नाम है समास, यानी कि बच्चों कंपाउंड। ठीक है, तो आइए बच्चों अब हम शुरू करते हैं हमारा ये नया अध्याय। ठीक है, तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि समास होता क्या है। ठीक है, देखिए बच्चों, ये है इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार। देखिए बच्चों, अनेक शब्दों को संक्षिप्त करके नए शब्दों के निर्माण की प्रक्रिया को समास कहते हैं। तो देखिए बच्चों, क्या कहा है इन्होंने, यही वही शब्द। ठीक है, अनेक शब्दों को संक्षिप्त करके यानी कि उन्हें और छोटा करके हमें एक नए शब्द का निर्माण करना है, और वो जो ये जो प्रक्रिया है पूरी, इसी को हम समास कहते हैं। ठीक है, चलिए तो बच्चों अब आगे देखिए, पढ़िए और समझिए। ठीक है, चलिए बच्चों, यहाँ पे कुछ उदाहरण आपको दिए हैं। ठीक है, इनके बारे में लिखा है, आइए इन्हें पढ़ते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा करना। ठीक है ना, देखिए इस आधार पर निर्मित शब्द समस्त पद या सामासिक पद कहलाते हैं। तो बच्चों आपको समझ आया। देखिए हमने जो देखिए समास प्रक्रिया का प्रयोग करके जो शब्द बनाया है वो क्या है, आपका सामासिक शब्द या फिर बच्चों समस्त पद। ठीक है, चलिए देखिए, आप समस्त पद के पहले शब्द को पूर्व पद तथा दूसरे पद को उत्तर पद कहा जाता है। ठीक है ना बच्चों, चलिए देखिए आप, तो सामासिक शब्द के संबंध को जब स्पष्ट किया जाता है तो उसे समास विग्रह कहते हैं। देखिए बच्चों, विग्रह का अर्थ होता है तोड़ना या फिर अलग करना। तो देखिए हमने जो समस्त पद था हमारा, उसको हमने तोड़कर दो अलग अलग भागों में लिख दिया। अगर ऐसा लिखा जाता है बच्चों तो उसे हम कहते हैं समास विग्रह, यानी कि उसको अलग अलग करके लिखना। ठीक है, तो चलिए अब कुछ हम इसमें उदाहरण देख लेते हैं। ठीक है, देखिए जैसे कि बच्चों यहाँ पे समस्त पद है, देखिए कौन सा, देशभक्ति। ठीक है, अगर इसका हम समास विग्रह करते हैं तो ये हो जाएगा देश के लिए भक्ति। ठीक है, फिर देखिए अगला है गुणहीन। ठीक है, तो ये देखिए समास विग्रह हो जाएगा गुण से हीन। ठीक है, फिर है महावीर, तो ये हो जाएगा बच्चों समास विग्रह इसका महान है जो वीर। ठीक है, फिर देखिए सुख दुख, तो इसका होगा बच्चों सुख और दुख। तो बच्चों आपने देखा इसमें किस प्रकार से समास विग्रह किया है। ठीक है ना, चलिए आइए अब हम देखते हैं बच्चों समास के प्रकार। ठीक है, तो बच्चों समास 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला देखिए तत्पुरुष समास, दूसरा बहुब्रीहि समास, तीसरा द्वंद्व समास, चौथा है बच्चों अव्ययीभाव समास, अगला बच्चों देखिए द्विगु समास, और बच्चों अब है कर्मधारय समास। तो ये हैं बच्चों इसके 6 प्रकार। अब आइए एक एक करके इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों, तो पहला आता है तत्पुरुष समास। ठीक है, देखिए जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इस समास में दोनों पदों के नीच के परसर्गों जैसे कि का, से, के लिए, में, पर आदि का लोप हो जाता है। ठीक है, चलिए बच्चों देखिए यहाँ पे कुछ उदाहरण से इसे समझते हैं। ठीक है, तो बच्चों पहला यहाँ पे है जेब खर्च। ठीक है, देखिए तो इसमें क्या हुआ, जेब के लिए खर्च है ना, ये क्या है, इसका समास विग्रह है। ठीक है ना, अब देखिए आपने देखा बच्चों इसमें देखिए क्या था, के लिए जो है जिसका लोप हो चुका है, यानी कि वो गायब हो चुका है। ठीक है ना, तभी तो हमने क्या बना दिया यहाँ पे, समस्त पद बना दिया है ना। अब देखिए अगला, अब बच्चों धन, धनहीन है ना, यानी कि बच्चों धन से हीन। ठीक है, तो इसमें जो से था वो उसका लोप हो गया। ठीक है, फिर देखिए स्वर्ग प्राप्त, यानी कि बच्चों स्वर्ग को प्राप्त। ठीक है, फिर देखिए गंगा जल, यानी कि गंगा का जल, अकाल पीड़ित, यानी कि बच्चों अकाल से पीड़ित। ठीक है ना, तो बच्चों आपको समझ आ गया कि इसमें जो है बीच के जो कुछ शब्द है उनका लोप हो जा रहा है। ठीक है ना, चलिए अब देखिए, तो तत्पुरुष समास के 6 प्रकार होते हैं। ठीक है, चलिए देखिए इन्हें पढ़ते। क्या देखिए बच्चों, कर्म तत्पुरुष। ठीक है, देखिए इसमें कर्म कारक की विभक्ति का लोप हो जाता है। ठीक है, क्या है बच्चों, इसका चिन्ह होता है बच्चों को। ठीक है ना, कर्म कारक जो इसकी विभक्ति है को, उसका लोप हो जाता है बच्चों। तो चलिए इसके उदाहरण देखते हैं। पहला है ग्रामगत। ठीक है, तो इसका देखिए ग्राम को गत, यानी कि गया हुआ। देखिए बच्चों इसमें जो पहले को लगा हुआ था, ठीक है, विभक्ति चिन्ह उसका लोप हो गया है और ये बन गया बच्चों ग्रामगत। ठीक है, अब देखिए अगला, अब है माखन चोर, यानी कि माखन को चुराने वाला, तो को का लोप हो गया। ठीक है, फिर देखिए चिड़ी मार, यानी कि चिड़ियों को मारने वाला। ठीक है, फिर देखिए सर्व प्रिय, यानी कि बच्चों सर्व यानी कि सब को प्रिय। ठीक है ना, चलिए अब देखिए बच्चों ख, इसका भाग ये है करण तत्पुरुष। ठीक है, देखिए इसमें करण कारक की विभक्ति से का लोप हो जाता है। ठीक है, यानी कि बच्चों आपने देखना है इसमें जहां जहां पे से होगा उसका लोप हो जाएगा। ठीक है, देखिए जैसे कि पहले रेखांकित, यानी कि बच्चों रेखा से अंकित, तो से का लोप हो गया है। ठीक है, फिर देखिए अकाल पीड़ित, यानी कि बच्चों अकाल से पीड़ित। ठीक है ना, फिर देखिए मन गढ़ंत, यानी कि बच्चों मन से गढ़ा हुआ। ठीक है, फिर देखिए रस भरा, यानी कि बच्चों रस से भरा। तो समझ आ गया इसमें सभी में से का लोप हो गया है। ठीक है ना, अब देखिए बच्चों ग, ये है संप्रदान तत्पुरुष। ठीक है, देखिए
इसमें संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए का लोप हो जाता है। तो बच्चों आप देख रहे हैं इसमें जो के लिए है उसका लोप हो जाएगा। ठीक है, देखिए जैसे कि हथकड़ी यानी कि बच्चों हाथ के लिए कड़ी, तो बच्चों देख रहे हैं इसमें जो के लिए है रंगीन शब्द उसका लोप हो गया है। ठीक है, फिर देखिए अब है सत्याग्रह यानी कि बच्चों सत्य के लिए आग्रह। ठीक है, फिर देखिए देशभक्ति यानी कि बच्चों देश के लिए भक्ति। ठीक है, फिर देखिए डाक गाड़ी यानी कि बच्चों डाक के लिए गाड़ी। समझ आ गया? तो इसमें देखिए सभी में जो देखिए के लिए है रंगीन शब्द उसका लोप हो चुका है। ठीक है, चलिए अब देखिए घ अपादान तत्पुरुष। ठीक है, देखो इसमें अपादान कारक की विभक्ति से का लोप हो जाता है। ठीक है, देखिए जैसे कि भयभीत यानी कि बच्चों भय से भीत। ठीक है, फिर देखिए जनहीन यानी कि बच्चों जन से हीन, रोग मुक्त यानी कि रोग से मुक्त, ऋण मुक्त यानी कि बच्चों ऋण से मुक्त। समझ आ गया? चलिए अब देखिए बच्चों अंगा, ये है संबंध तत्पुरुष। ठीक है, देखो इसमें संबंध कारक की विभक्ति का, के, की का लोप हो जाता है। ठीक है, देखिए बच्चों जैसे कि समय अनुसार यानी कि बच्चों समय के अनुसार। ठीक है, फिर देखिए दया सागर यानी कि दया का सागर। ठीक है, देशवासी यानी कि बच्चों देश का वासी। ठीक है, फिर राजसभा यानी कि बच्चों राज की सभा। ठीक है, फिर देखिए गंगा जल यानी कि बच्चों गंगा का जल। तो समझ आ गया इसमें का, के, की का लोप हो चुका है। ठीक है, चलिए आइए अब हम अगला करते हैं च, ये है अधिकरण तत्पुरुष। ठीक है, देखिए इसमें अधिकरण कारक की विभक्ति में पर का लोप हो जाता है। ठीक है, तो चलिए देखिए कुछ उदाहरण। ये है बच्चों वनवास यानी कि वन में वास। ठीक है, फिर देखिए कार्य कुशल यानी कि कार्य में कुशल। ठीक है, फिर देखिए गृह प्रवेश यानी कि गृह में प्रवेश। ठीक है, फिर है आत्मविश्वास यानी कि बच्चों आत्म मतलब स्वयं, तो स्वयं पर विश्वास। ठीक है ना, तो देखिए हमने में और पर में जो लोप हुआ है वो हमने देख लिया। ठीक है, चलिए आइए तो अब हम करते हैं हमारा बच्चों दूसरा भेद, ये है समास का बहुब्रीहि समास। ठीक है, देखिए जिस समास में पूर्व पद तथा उत्तर पद दोनों में से कोई भी पद प्रधान ना होकर अन्य पद ही प्रधान हो वह बहुब्रीहि समास कहलाता है। ठीक है, चलिए देखिए इसको हम उदाहरण से समझते हैं बच्चों। ठीक है, तो पहला बच्चों महावीर यानी कि बच्चों महान है जो वीर अर्थात हनुमान। तो बच्चों आप समझ आ रहे हैं? देखिए अगर कहीं पर भी हमें महावीर लिखा हुआ दिखता है इसका अर्थ क्या होता है बच्चों, यानी कि वो हनुमान की बात कर रहे हैं ना। तो बच्चों आपको समझ आ रहा है यहाँ पे जो शब्द लिखा गया है उसका एक विशेष अर्थ है। ठीक है, चलिए अगला देखिए बच्चों अब है गिरिधर यानी कि बच्चों गोवर्धन पर्वत को उठाने वाला अर्थात श्री कृष्ण। ठीक है, चलिए अब देखिए बच्चों चतुर्मुख यानी कि बच्चों चार है मुख जिसके अर्थात ब्रह्मा। ठीक है, देखिए अब है बच्चों पंचानन यानी कि बच्चों पांच है आनंद जिसके अर्थात विष्णु। ठीक है, फिर देखो लंबोदर यानी कि लंबा है उधर जिसका अर्थात गणेश। ठीक है, फिर देखिए त्रिलोचन यानी कि तीन है लोचन जिसके अर्थात शिव जी। ठीक है ना, चलिए बच्चों तो आपने देख लिया यहाँ पे। ठीक है, चलिए तो चलिए बच्चों अब हम करते हैं हमारा तीसरा, ये है द्वंद्व समास। ठीक है, देखिए बच्चों जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। ठीक है, देखिए इसमें समुच्चय बोधकों का लोप हो जाता है। ठीक है, देखिए जैसे कि सुख दुख, तो सुख और दुख। ठीक है, आजकल यानी कि आज और कल, आना जाना यानी कि बच्चों आज आना और जाना। फिर है दाल चावल, तो दाल और चावल, आदान प्रदान, तो आदान और प्रदान, हानि लाभ, तो बच्चों हानि और लाभ, पाप पुण्य, पाप पुण्य यानी कि बच्चों पाप और पुण्य। तो बच्चों आप समझ पा रहे हैं इसमें देखिए और का लोप हो गया है। ठीक है, चलिए अब देखिए बच्चों चौथा भेद, ये है अव्ययी भाव समास। ठीक है, देखिए बच्चों अव्ययी भाव का अर्थ है बच्चों अव्यय हो जाना। ठीक है बच्चों, देखिए जिस समास में पहला पद अव्यय हो तथा वही प्रधान हो उसके योग से समस्त पद भी अव्यय बन जाए। ठीक है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसमें पहला पद प्रधान होता है। चलिए देखिए बच्चों यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए गए, इन्हें हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं। ठीक है, देखो तो बच्चों देखिए पहला उदाहरण है प्रतिक्षण यानी कि बच्चों प्रत्येक क्षण। ठीक है ना, देखिए फिर भर पेट यानी कि पेट भर, यथा संभव यानी कि जैसा संभव हो, रातों रात यानी कि रात ही रात में, बेखटके यानी कि बच्चों खटके के बिना। ठीक है, फिर देखिए यथा विधि यानी कि बच्चों विधि के अनुसार। ठीक है, फिर देखिए बाकायदा यानी कि बच्चों कायदे के मुताबिक, हाथों हाथ यानी कि बच्चों हाथ ही हाथ में। तो समझ आ गया बच्चों, देखिए इसमें हमने अव्ययी भाव समास देख लिया। आइए बच्चों अब हम करते हैं इसका पांचवा भेद, ये है द्विगु समास। ठीक है, देखिए बच्चों इसमें पहला पद संख्यावाची होता है। देखिए बच्चों जैसे कि पंचवटी। ठीक है, तो मतलब पांच बटों का समूह। समझ आ रहा है इसमें देखिए पहला शब्द जो है वो एक संख्या है। ठीक है, फिर देखिए शताब्दी यानी कि बच्चों
100 वर्षों का समूह। ठीक है, फिर देखिए पंजाब यानी कि बच्चों 5 आवों का समूह। ठीक है, फिर देखिए चौराहा मतलब 4 राहों का समूह। ठीक है, त्रिफला यानी कि 3 फलों का समूह। ठीक है ना। चलिए अब हम करते हैं बच्चों इसका छठा भेद, ये है कर्मधारय समास। ठीक है, देखो कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण, दूसरा पद विशेष्य या एक पद उपमान और दूसरा पद उपमेय होता है। ठीक है, देखिए जैसे कि लाल किला यानी कि बच्चों लाल है जो किला, समझ आ रहा है। इसमें देखिए विशेषण भी है विशेष भी है ना। अब देखिए सज्जन तो सत यानी कि अच्छा जन। ठीक है, सतजन। अब देखिए फिर देखिए सत धर्म यानी कि बच्चों सत है जो धर्म। ठीक है, फिर देखिए श्वेत पत्र यानी कि बच्चों श्वेत है जो पत्र। ठीक है, फिर देखिए चंद्रमुख मतलब चंद्रमा के समान मुख। ठीक है, फिर देखो मुनि श्रेष्ठ यानी कि मुनियों में श्रेष्ठ है जो। ठीक है, फिर करकमल यानी कि बच्चों कर रूपी कमल। ठीक है, चलिए आइए बच्चों अब हम करते हैं इसके आगे। ठीक है, चलिए बच्चों हमने अभी समास के सारे भेद कर लिए। ठीक है, आइए अब हम इसके आगे देखें। ठीक है, इसमें क्या है और द्विगु समास और बहुब्रीहि समास में अंतर। ठीक है, देखो द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है, दूसरा पद उसका विशेष्य होता है, जबकि बहुब्रीहि समास में समस्त पद ही विशेषण का कार्य करता है। ठीक है, देखिए जैसे कि दशानन। ठीक है, तो दशानन यानी कि 10 आननों का समूह। ठीक है, तो ये कौन है बच्चों, ये है बच्चों द्विगु समास। ठीक है, क्योंकि इसमें पहला पद जो है वो संख्या है। अगला देखिए 10 है आनंद जिसके अर्थात रावण, तो ये बच्चों है ये है बहुब्रीहि। समझ आ गया, समझ आ गया बच्चों। चलिए अब देखिए बच्चों त्रिनेत्र यानी कि 3 नेत्रों का समूह, तो ये क्या होगा बच्चों द्विगु समास, क्योंकि इसमें पहला जो है वो संख्या है, लेकिन 3 नेत्र हैं जिसके अर्थात शिव यानी कि बच्चों ये है बहुब्रीहि समास। समझ आ गया। चलिए आइए अब देखो बच्चों ये है कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास में अंतर, तो आइए इसे भी देखते हैं। कर्मधारय समास में एक पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है, जबकि बहुब्रीहि समास में समस्त पद ही विशेषण का कार्य करता है। जैसे कि बच्चों काली मिर्च यानी कि काली है जो मिर्च, है ना। अब देखिए बच्चों इसको हम और कुछ और उदाहरण देखते हैं, समझते हैं। देखो बच्चों जैसे कि कमल नयन यानी कि बच्चों कमल के समान नयन। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों कर्मधारय, और कमल के समान नयन है जिसके अर्थात विष्णु, तो ये है बच्चों बहुब्रीहि समास। ठीक है ना। अब देखिए बच्चों नीलकंठ यानी कि बच्चों नीला है जो कंठ, तो ये हो जाएगा आपका कर्मधारय समास। लेकिन बच्चों अगर ऐसा बोला जाए नीला कंठ है जिसका अर्थात शिव, तो ये हो जाएगा आपका बहुब्रीहि समास। समझ आया। चलिए आइए बच्चों अब हम देखते हैं इसमें संधि और समास में अंतर, है ना। देखिए अभी हमने समास तो देख लिया, अब देखिए कि संधि और समास में अंतर होता क्या है। ठीक है, देखो संधि में वर्णों का मेल होता है, जबकि समास में शब्दों या पदों का मेल होता है। तो देखिए बच्चों हमने समास में देखा था कि यहाँ पे शब्दों का मेल होता है, ठीक है, या फिर पदों का मेल होता है और एक नया शब्द बनता है। लेकिन देखिए संधि का अर्थ क्या होता है, संधि में वर्णों का मेल होता है। ठीक है ना। अब देखिए बच्चों आगे, साथ ही संधि में वर्णों के मेल से वर्ण परिवर्तन होता है, लेकिन समास में अक्सर ऐसा नहीं होता। ठीक है, देखिए समास में परसर्गों मतलब कि बच्चों कारक चिन्हों या समुच्चय बोधकों का लोप हो जाता है ना बच्चों। हमने देखा था ना कि समास में किस प्रकार उनका लोप हो जाता है। ठीक है, देखिए जैसे कि नर जमा ईश, तो बच्चों ये है नरेश। इसमें बच्चों आप देख रहे हैं, इसमें देखिए जो इसके अंतिम अक्षर है, देखिए इसमें क्या है, जो पहला शब्द है उसकी आखिर वाला जो स्वर है उसमें क्या है, कौन सा अक्षर बच्चों, अ, और जो दूसरा शब्द है उसका देखिए पहला जो अक्षर है बच्चों ई, यानी कि इसमें क्या है, संधि हो रही है ना, दोनों में अक्षरों का यहाँ पे मेल हो रहा है। ठीक है, वर्णों का मेल हो रहा है। लेकिन दूसरा देखिए अच्छा बुरा, यानी कि बच्चों अच्छा और बुरा, तो ये है बच्चों समास। समझ आया। तो चलिए बच्चों ये अध्याय हमारा पूरा हो चुका है। मैं आशा करती हूँ अब आपने यहाँ से समास बहुत अच्छे से देख लिए होंगे। बहुत सारे जो उसके भेद है हमने बहुत अच्छी तरीके से उसके सारे उदाहरण पढ़ लिए, है ना। चलिए आइए बच्चों अब हम देखते हैं कि हमने इस पाठ से क्या सीखा। ठीक है, देखो अनेक शब्दों का संक्षिप्त करके नए शब्दों के निर्माण की प्रक्रिया को समास कहते हैं। ठीक है, फिर देखिए पदों के मेल से बनने वाले पद या शब्द को सामासिक शब्द या फिर समस्त पद कहा जाता है। ठीक है, फिर देखो सामासिक पदों के बीच संबंध प्रकट करना समास विग्रह कहलाता है। ठीक है, अब देखिए समास 6 प्रकार के होते हैं। पहला तत्पुरुष समास, फिर है बहुब्रीहि समास, फिर द्वंद्व समास, ठीक है, फिर अव्ययीभाव समास, फिर है बच्चों द्विगु समास, फिर है बच्चों कर्मधारय समास। ठीक है, अगला देखिए बच्चों संधि में वर्णों का मेल होता है जबकि समास में शब्दों का मेल होता है। तो समझ आ गया। चलिए ये अध्याय हमारा पूरा हो चुका है बच्चों। इसके आखिर में आपको अभ्यास के प्रश्न उत्तर दिए गए हैं, तो इन सभी प्रश्नों को बहुत अच्छी तरीके से स्पष्ट शब्दों में पूरा कीजिएगा। ठीक है, चलिए बच्चों मैं आशा करती हूँ कि अब आपको यहाँ पे कोई भी परेशानी नहीं होगी। ठीक है, और आप बहुत अच्छी तरीके से इन सभी प्रश्नों का उत्तर करेंगे। ठीक है, अब हम मिलते हैं एक नई कक्षा में ऐसे ही नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और बच्चों स्वस्थ रहिए। बाय।